आप सभी को नमस्कार। दैनिक करंट अफेयर्स घटनाक्रम के इस कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। थोड़ा सा अनियमित कक्षा है, लेकिन प्रयास कर रहा हूं कि ये नियमित आपको रहे। लेकिन इतना विश्वास रखिएगा कि आपका कुछ भी छूटने नहीं पाएगा। जो भी मार्केट में, जो भी बाजार में पुस्तिकाएं उपलब्ध होती हैं मासिक, यदि आप उनको अध्ययन करेंगे और 30 दिन मेरे करंट अफेयर्स आप देखोगे तो आप देखोगे कि ज़्यादातर का मतलब 80 से 90% जो आपके फैक्ट हैं वो आपके कवर हो रहे हैं, वो आप यहाँ से करके जा रहे हो। तो परेशान नहीं होना है। अनियमित है, लेकिन प्रयास है कि इसी सप्ताह से सारी चीज़ें नियमित हो जाएं और आपका सेशन लाइव हो जाए। जो आपकी टाइमिंग बनाई गई थी उस सेशन पर हम आपके साथ जुड़ें, उस सेशन पर हम आपके साथ करंट अफेयर्स की चर्चा करें। तो चलिए आज हम देख लेते हैं पिछले 2 दिनों के करंट अफेयर्स की हम बात करने वाले हैं। प्रयास करना है कि जो आपको फैक्ट बताया जाता है उसको आप नोट डाउन करते हुए चलें। और मेरा प्रयास यह भी है कि अगले सप्ताह से जो आपका साप्ताहिक करंट अफेयर्स का प्रोग्राम था, जो लगातार 1 वर्षों से चलता आ रहा है, उसको भी हम नियमित कर दें। तो चलिए इसमें देखते हैं एक एक करके प्रश्नों को। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है इसमें? सबसे पहले बोला जा रहा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। बात हो रही है उत्तराखंड के पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र की, कि औद्योगिक क्षेत्र का नाम किसके नाम पर रखने की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है, तो चलिए देखते हैं किसके नाम पर रखने की बात हो रही है। और यहाँ पे बात हो रही है पुष्कर सिंह धामी की, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और उन्हीं के द्वारा यह घोषणा की गई है। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो है नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। ये आपको पता होना चाहिए, कांग्रेस के नेता थे और इन्हीं के नाम पर इसका नामकरण रखने की बात यहाँ पर की गई है। अब यहाँ पे बात हो रही है उत्तराखंड की। तो आपको बता दें कि वर्तमान समय में भारत के कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं और जिन राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसमें यदि हम देखें तो उत्तराखंड की बात यदि हम करते हैं तो सबसे पहली बात, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और यहाँ की राजधानी है गैरसैंण। तो दोनों आपको पता होना चाहिए, गैरसैंण और उत्तराखंड दोनों आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, नाम आपने देख ही लिया, यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल, नाम नोट कर लीजिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल बनाए गए हैं। इनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि उत्तराखंड में यदि आप देखोगे तो जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले इनके जिले हैं, उनमें एक जिला आता है उधम सिंह नगर। क्या जिला आता है? उधम सिंह नगर जिला आता है। और आपको बता दें उधम सिंह नगर के जिले में एक स्थान है जिसका नाम है रुद्रपुर। रुद्रपुर में उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज, सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज यहाँ पे फहराया गया था। तो याद रखना है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज उधम सिंह नगर के रुद्रपुर नामक स्थान पे फहराया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का भी हाल ही में आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? ऋषिकेश में किया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऋषिकेश में जो है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही साथ यह भी आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड राज्य सरकार ने पिछले दिनों पति की संपत्ति में महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए जो है एक अध्यादेश लाया था। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो पति की संपत्ति में महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए अध्यादेश लाने वाला जो राज्य है वह भी है आपका उत्तराखंड। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। उत्तराखंड में 2 जिले आपको देखने को 2 मंडल आपको देखने को मिलते हैं। एक आपका आता है कुमायूं मंडल, एक आपका आता है गढ़वाल मंडल। उत्तराखंड की जब बात करते हैं तो इसकी जो सीमा है उसमें यदि आप देखोगे तो नेपाल से भी लगती है और चीन से भी इसकी सीमा लगती है। यदि राज्यों की बात करें तो आप देखोगे कि उत्तराखंड की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती है। यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के किस पूर्व प्रधानमंत्री का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? अफगानिस्तान के किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ है, यहाँ पे आपको बताना है। कुछ नाम दिए हुए हैं जैसे मोहम्मद हसन अखुंद, अहमद शाह अहमद जई, अशरफ गनी या अब्दुल रहीम
खफूरजई, इनमें से कौन से थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, आपको बताना है। क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान के उदय के बाद से लगातार चर्चा में है, तालिबान के शासन के कारण लगातार चर्चा में है। यदि इसके बारे में कुछ भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें जानकारी होनी चाहिए। आपको बता दें, इनका नाम था अहमद शाह अहमद जई। अहमद शाह अहमद जई अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। बात हो रही है अफगानिस्तान की। आप जानते हो अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल। अफगानिस्तान की जो मुद्रा है वो है इसकी मुद्रा जो है वो है अफगानी, ये आपको पता होना चाहिए। पूर्व जो राष्ट्रपति यहाँ पे थे, जो आप कह सकते हो कि तालिबान के आक्रमण से पहले ही देश छोड़कर भाग गए थे, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि तालिबान का जब बात आता है तो भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान में विभिन्न डैमों का निर्माण कराया था सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए। भारत ने अफगानिस्तान में संसद का निर्माण कराया था। भारत ने अफगानिस्तान में सड़क परियोजनाओं के लिए काफ़ी निवेश किया था, काफ़ी सारी सड़क परियोजनाएं निर्मित थी। इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि ईरान की सहायता से, ईरान में हम एक पोर्ट बना रहे हैं, भारत और ईरान का संयुक्त उपक्रम है, और जो चाबहार पोर्ट बन रहा था उससे भी हमारा उद्देश्य था कि हम इससे अफगानिस्तान और फिर मिडिल आपका जो एशिया है उसको हम कनेक्ट करेंगे। वो भी हमारा कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो भारत ईरान संबंध बेहतर ना होने के कारण वर्तमान समय में चाबहार भी बेहतर आउटपुट नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में हमने बनाया था सलमा डैम, याद रखना है सलमा डैम, इसको बोलते थे मैत्री डैम। सलमा डैम को बोला जाता था मैत्री डैम। इसका निर्माण हमने कराया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सलमा डैम कहाँ पे बना है तो आपको जवाब देना है सलमा डैम का निर्माण अफगानिस्तान में भारत ने किया है। अगला प्रश्न, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इस तरह के जो इंडेक्स होते हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में 116 देशों में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो आपको बताना है कि 116 देशों में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, ये आपको बताना है। तो चलिए बताएं कौन सा स्थान भारत ने प्राप्त किया, ये आपको बताना है। 101वां, 110वां, 116वां या 111वां, बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। आज के करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे जो स्थान मिला है वो मिला है 101वां। भारत ने 101वां स्थान अर्जित किया है। और आपको बता दें कुल 116 देशों की रैंकिंग की गई थी इसमें, जिसमें भारत 101वें पायदान पर है। निश्चित रूप से ये निराशाजनक है, क्योंकि भारत उन 31 देशों में शामिल है जहां भूखमरी की समस्या लगातार बढ़ी है, जहां भूखमरी की समस्या विकराल रूप में है। तो याद रखना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 101वां है। यहाँ पे कुल 116 देशों की यहाँ पे रैंकिंग की गई थी। पिछली बार भारत का स्थान था 94, ठीक है। तो निश्चित रूप से भारत का जो स्थान था 94, उससे गिरावट हुई है। तो गिरावट का कारण क्या है, आप लॉकडाउन को देख सकते हो, आप कोविड संक्रमण को देख सकते हो कि लगातार कोविड संक्रमण के कारण लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में यदि आप कहो तो लोग बेरोजगार हुए, लाखों की संख्या में बेरोजगार लोग हुए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी इसमें चरमरा गई है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं थी जिसके चलते हो सकता है कि ये पायदान पे जो है खिसक गया। तो 116 देशों की रैंकिंग में 101वें स्थान पर भारत है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे अगला प्रश्न, विश्व खाद्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस आप जानते हो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के नाम से एक वैश्विक संस्था है जिसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड डे किसके द्वारा मनाया जाता है आपको बताना है। चलें, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया FAO, ये संस्था का नाम है, इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसी के द्वारा यह मनाया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1945 में।
किस दिन हुई थी? तो 16 अक्टूबर को हुई थी और 16 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको बता दें कि विश्व खाद्य दिवस कब से मनाया जा रहा है? 1945 से नहीं मनाया जा रहा, बल्कि 1979 से मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि विश्व खाद्य दिवस 1979 से मनाया जा रहा है और इसको 16 अक्टूबर के दिन हम मनाते हैं। आगे, प्रधानमंत्री कार्यालय में निम्न में से किसे नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? बात हो रही है प्रधानमंत्री कार्यालय की और यहाँ पे नए सचिव बनाए गए हैं, वो कौन हैं इनके बारे में आपको बताना है। चलें बताएं, प्रधानमंत्री कार्यालय में निम्न में से किसे नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार, मीरा मोहंती, प्रमोद अग्रवाल या मोहन सेठ। 4 नाम हैं, इनमें से एक का चुनाव करना है आपको बता दें इसका सही उत्तर है मीरा मोहंती। मीरा मोहंती हिमाचल प्रदेश से कैडर की IAS अधिकारी थी। 2005 बैच की ये IAS अधिकारी हैं जिनको इस पद पर नियुक्त किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। बात हो रही है प्रधानमंत्री कार्यालय की, तो आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और इन्होंने कोविड के बाद जो पहली यात्रा की थी वो की थी बांग्लादेश की। ठीक है, और बांग्लादेश की यात्रा की थी। बांग्लादेश इन दिनों महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे हुए हैं और भारत पाकिस्तान का जो 1971 का युद्ध हुआ था उसके भी 50 वर्ष पूरे हुए हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह पता होना चाहिए कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग और साथ ही साथ याद रखना है कि इनके पिता थे शेख मुजीबुर रहमान, जिसको बोला जाता था फादर ऑफ बांग्लादेश। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, और इन्हीं के 100वीं वर्षगांठ पर अभी हाल ही में यूनेस्को ने एक पुरस्कार भी शुरू किया था। यूनाइटेड नेशन द्वारा एक पुरस्कार शुरू किया गया था जिसका नाम था रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार, यह भी आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश की जब बात करते हैं तो एक बच्चा है यहाँ का जिसका नाम है सदत रहमान, इसको याद रखना है। सदत रहमान को पिछली बार अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि साइबर बुलिंग को रोकने के लिए इसने बहुत ही बेहतर काम किया था, जिसके कारण इसको पुरस्कृत किया गया था। भारत बांग्लादेश की बात हो रही है तो आपको यह भी पता होना चाहिए भारत बांग्लादेश की सीमा की रखवाली BSF करता है और BSF भारत पाकिस्तान सीमा की रखवाली भी करता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के किस शहर में हेली हब बनाए जाने की मंजूरी प्रदान की है? अब सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि ये हेली हब होता क्या है। हेली हब मतलब आप समझ सकते हो हेलीकॉप्टर के लिए लैंडिंग साइट, हेलीकॉप्टर के लिए लैंडिंग साइट होती है जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं, जहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। और पूरे भारत में इस तरह की बात हो रही है कि पूरे भारत में इस तरह के 5 हब बनाए जाएंगे, 5 हेली हब बनाए जाएंगे, जिनमें एक मुंबई में बात हुई है और दूसरा जो चर्चा में इस समय है ये है गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम में हेली हब बनाया जाएगा। हेली हब बनाने का उद्देश्य कि यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकें और यहाँ पे लैंड कर सकें। साथ ही साथ यदि उनमें कोई तकनीकी समस्या है तो उनकी रिपेयरिंग भी यहाँ पे हो सके। और उनकी रिपेयरिंग के साथ साथ यहाँ पे बात हो रही थी कि वहाँ पर जो भी हेलीकॉप्टर हैं उनमें यदि ईंधन की ज़रूरत है तो ईंधन की आपूर्ति भी यहाँ से हो सके। ठीक है, तो हेली हब बन रहा है गुरुग्राम में, ये आपको पता होना चाहिए। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के नए राज्यपाल बनाए गए थे बंडारू दत्तात्रेय और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि 2 नई रामसर साइट हरियाणा को मिली थी। पहला था भिंडावास, दूसरा था सुल्तानपुर। तो भिंडावास और सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 2 नई साइट थी रामसर साइट, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें कि हरियाणा में कुम्हरिया, एक नाम याद रखना है आपको, कुम्हरिया, ये आपको याद रखना है, कुम्हरिया न्यूक्लियर पावर प्लांट।
कुम्हरिया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है यह हरियाणा में था, हरियाणा में स्थापित किया गया है। और याद रखना है भारत में वर्तमान समय में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर कार्य कर रहे हैं। कितने? 22 न्यूक्लियर रिएक्टर। यहाँ ध्यान देने की बात है, मैं बात कर रहा हूँ 22 न्यूक्लियर रिएक्टर, प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो एक न्यूक्लियर प्लांट होता है वहाँ पे एक से ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर काम करते हैं। तो वर्तमान समय में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर भारत में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको पता होगा भारत की पहली जो हाइड्रोजन फ्यूल आधारित ट्रेन थी वो हाल ही में हरियाणा में चलाई गई थी। अगला, केंद्र सरकार किसे एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? किसको एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आपको बताने हैं सरिता देवी, अनीता हंसदानी, प्रियंक कानूनगो या अवनी चतुर्वेदी। आपको बताना है। आपको बता दें इसका सही जवाब है सी विकल्प, प्रियंका कानूनगो, ठीक है। अगला, 27 नवंबर 2021 के मध्य भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 40वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 40वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, यह आपको बताना है। भुवनेश्वर, वाराणसी, लखनऊ या नई दिल्ली? बताएं कहाँ किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया था कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ही प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। कोविड के चलते पिछली बार इसका आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन एक बार फिर से इसके आयोजन की स्वीकृति दे दी गई है और इस बार इसकी जो थीम होगी वो है आत्मनिर्भर भारत। पिछली बार इसकी जब आयोजन हुआ था इसकी थीम थी मेक इन इंडिया, ठीक है। तो इस बार आत्मनिर्भर भारत इसकी थीम है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा किसे संस्थान के सर्वश्रेष्ठ भारत भारती सम्मान के लिए चुना गया? भारत भारती सम्मान के लिए किसे चुना गया आपको बताना है। बताएं किसे भारत भारती सम्मान के लिए चुना गया है, आपको बताना है। इनका नाम है पांडे शशभूषण सीतांशु, ये संबंधित हैं अमृतसर से और इन्हीं को यह सम्मान दिया गया है। पिछली बार डॉक्टर सूर्यबाला को दिया गया था और डॉक्टर सूर्यबाला जो है महाराष्ट्र से संबंधित थे, ठीक है। इसको बताएं किस देश ने हाल ही में रेथियान हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? बताएं रेथियान नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया है, आपको बताना है। चले बताएं किसके द्वारा इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है, आपको बताना है। रेथियान हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? यूएसए, रूस, चीन या भारत? चले जवाब दीजिएगा। देखो इसमें सही जवाब है यूएसए। यूएसए ने हाल ही में यह परीक्षण किया है। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था, यदि याद होगा, जिरकॉन नामक एक हाइपरसोनिक मिसाइल थी जिसका परीक्षण पनडुब्बी से किया गया था और इस परीक्षण को सफलतापूर्वक किया था रूस ने, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो जिरकॉन याद रखना है, जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का भी परीक्षण हुआ था और इसका परीक्षण रूस ने किया था पिछले दिनों, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीन ने क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित कर दिया है? क्रिप्टो करेंसी चीन में अवैध घोषित की जा चुकी है, तो किसकी सुरक्षा को देखते हुए अवैध घोषित किया गया है, आपको बताना है। मानव की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, सड़क सुरक्षा या इनमें से कोई नहीं? आपको बता दें चीन ने संपत्ति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्रिप्टो करेंसी को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको मैंने पिछले दिनों बताया था कि हुआलांग नामक तृतीय पीढ़ी का न्यूक्लियर रिएक्टर भी चीन ने बनाया है। नोट कर लीजिएगा, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, हुआलांग, ठीक है। थोड़ा सा शब्द टिपिकल होता है इसलिए लिख दे रहा हूँ, हुआलांग, ये आपको याद रखना है। ये तृतीय पीढ़ी का न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसको चीन ने बनाया है, ठीक है। तो आज की जो हमारी कक्षा थी उसको यहीं पे समाप्त करते हैं करंट अफेयर्स, और प्रयास करेंगे हम कल से कि चीज़ें आपको नियमित मिले, चीज़ें आपको रेगुलर मिले, और जो चीज़ें आपको मिले वो रेगुलर मिले, अच्छी मिले, विश्वसनीय मिले, मानक कंटेंट मिले। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और कर दीजिएगा। साथ ही साथ PDF आपको मिल ही जाती है प्रत्येक कक्षा की, तो वहाँ से आप देख सकते हैं।